आज हर कोई एआई से कंटेंट लिखवा रहा है, एआई से कंटेंट जनरेट करवा रहा है, एआई से वीडियो बना रहा है। हर कोई अगर सेम टॉपिक पे सेम चीज़ डाल रहा है अगर इंटरनेट पे, हाउ समवन कैन फॉलो टू देम। मतलब अगर मैं कोई जॉब ना करूं और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूं तो क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं उसमें? राजीव तलरेजा, गायत्री, समय रैना, तो उन्होंने अपना फॉर्मूला शेयर किया, ऑडियंस अट्रैक्टिवनेस, डेप्थ, क्लिकेबिलिटी। तो ये फॉर्मूला काम करता है, राइट? आपको नहीं लगता कंटेंट क्रिएशन इज सैचुरेटेड हो चुका है? 1 करोड़ 3 साल में। हाय, आई एम परेश और ये है अनस्क्रिप्टेड। क्रिएटर इकोनॉमी का एक मेन पॉडकास्ट थिंक स्कूल में देखा। काफ़ी अच्छा रोड मैप दिया था, हाउ टू अर्न करोड़ इन 3 ईयर्स। काफ़ी अच्छे फ्रेमवर्क्स भी दिए, लेकिन आई फील इसमें कुछ चीज़ें बेची गई क्रिएटर्स के लिए। तो उसका रियल फैक्ट जानने के लिए लेट्स टॉक विथ एआई। क्या ये पॉसिबल है 22 साल का लड़का या लड़की 3 साल में करोड़पति बन सकता है थ्रू कंटेंट क्रिएशन? देखो, संभव तो है, लेकिन ये किसी शॉर्टकट से नहीं होता। 3 साल में करोड़ कमाने के लिए ना सिर्फ आपको लगातार क्वालिटी कंटेंट देना होगा, बल्कि सही ऑडियंस, सही मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी और थोड़ा लक भी चाहिए। कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन ये आसान नहीं और हर किसी के लिए अलग सफर होता है। तो आज तक इंडिया में कितने लोग करोड़पति बन चुके हैं यूजिंग कंटेंट क्रिएशन? सटीक संख्या तो हर दिन बदलती रहती है, लेकिन भारत में काफी कंटेंट क्रिएटर्स ने पिछले कुछ सालों में करोड़ों कमाए हैं, खासकर जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर काफी बड़ी ऑडियंस बना पाए हैं। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पर हर किसी का सफर अलग होता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर मैं कोई जॉब ना करूं और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूं तो क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं उसमें, वो भी आज की इतने टफ कंपटीशन मार्केट में? सफलता संभव है, लेकिन कोई गारंटी नहीं। आज कंपटीशन जरूर टफ है, मगर अगर आप लगातार यूनिक और वैल्यू देने वाला कंटेंट बनाते हो, ऑडियंस से जुड़ते हो और मोनेटाइजेशन के सही तरीके अपनाते हो, तो सफलता हासिल की जा सकती है। लेकिन शुरुआत में एक बैकअप प्लान रखना समझदारी होती है। ओके, मेरा अगला सवाल है, उस पॉडकास्ट में कुछ एग्जाम्पल दिए गए कुछ फेमस इन्फ्लुएंसर्स के, जैसे राजीव तलरेजा, गायत्री, समय रैना, सभी सक्सेसफुल लोग हैं और उन्होंने अपना फॉर्मूला शेयर किया, लाइक ऑडियंस अट्रैक्टिवनेस, डेप्थ, क्लिकेबिलिटी। तो ये फॉर्मूला काम करता है, राइट? व्हाट यू थिंक? हाँ, इन सारे फैक्टर्स का महत्व है। जब आपकी ऑडियंस सच में आपसे जुड़ती है, आपकी कंटेंट की गहराई होती है और क्लिक करने लायक होती है, तो ये काफ़ी मदद करता है। लेकिन सिर्फ फॉर्मूला नहीं, आपको अपनी ऑथेंटिसिटी और लगातार क्वालिटी बनाए रखनी होगी। हर किसी का सफ़र थोड़ा अलग होता है। पर मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा क्वालिटी कंटेंट बता रहा है, उसकी डेप्थ भी है कंटेंट में, अगर वो रीच ही नहीं हो रहा है यूजर्स तक, तो वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। क्वालिटी और डेप्थ के साथ आपको डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन पर भी ध्यान देना होगा। सही प्लेटफॉर्म, सही टाइमिंग और थोड़ा एनालिटिक्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। कोई एग्जांपल दे सकते हो उसके बारे में? बिल्कुल। मान लो कोई यूट्यूबर है जो बेहतरीन एजुकेशनल कंटेंट बनाता है, लेकिन शुरुआत में बहुत कम लोग देखते हैं। फिर वो सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो शेयर करने लगता है, दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैब करता है और धीरे धीरे उसकी रीच बढ़ने लगती है। इसी तरह जब आपका कंटेंट लोगों तक सही तरीके से पहुंचता है, तब सफलता मिलने लगती है। ठीक है, बट मेरा एक सवाल था, एज ए पॉडकास्ट मैंने सुना अगर आप कंटिन्यूअसली 20 रील शेयर कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, आप उसको अच्छी तरह से कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको अच्छी रीच मिल सकती है। बट मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, सिर्फ लगातार पोस्ट करना ही काफ़ी नहीं है। तुम्हें एनालिटिक्स पर ध्यान देना होगा। कौन सा कंटेंट बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ऑडियंस कब ज़्यादा एक्टिव रहती है और क्या तुम्हारी ऑडियंस सच में उस टॉपिक में रुचि रखती है। थोड़ा प्रयोग करो, फॉर्मेट बदलो, कैप्शन बदलो और लगातार फीडबैक से सीखते जाओ। धीरे धीरे सुधार दिखेगा। वो सभी मैंने ट्राई कर लिया, मैंने टाइमिंग चेंज कर दिया, कंटेंट फॉर्मेट चेंज कर लिया, कई अलग अलग तरह से कंटेंट ट्राई कर लिए, बट
रीच ही नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इतने सारे लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं कि जिसकी वजह से रियल ऑडियंस तक मेरा कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा। तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, जब सब कुछ ट्राई कर लिया है तब दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो सब्र, कभी कभी ग्रोथ में समय लगता है, और दूसरा शायद तुम्हें अपनी एकदम यूनिक नीश या स्टाइल पर फोकस करना होगा, कुछ ऐसा जो दूसरों से अलग हो। साथ ही अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट करो, उनकी फीडबैक लो और धीरे धीरे एक कम्युनिटी बनाओ। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ में मदद करेगा। अगर मैं पेड कमेंट करवा रहा हूँ, मैं पेड फॉलो करवा रहा हूँ, मैं पेड शेयर करवाने के लिए अपने दोस्तों से बोल रहा हूँ, तो क्या मेरा इंस्टाग्राम या यूट्यूब का एल्गोरिदम उसे कैच कर सकता है? हाँ, प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम काफ़ी स्मार्ट होते हैं। अगर बार बार पेड या नकली एंगेजमेंट पकड़ी जाती है तो एल्गोरिदम आपकी रीच कम कर सकता है। इसलिए असली और ऑर्गेनिक एंगेजमेंट पर फोकस करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वही लंबी अवधि में ग्रोथ दिलाता है। ओके, आपने क्रिएटिविटी की बात की, डेप्थ की बात की। आज हर कोई एआई से कंटेंट लिखवा रहा है, एआई से कंटेंट जनरेट करवा रहा है, एआई से वीडियो बना रहा है, तो उसमें डेप्थ कहाँ पे आई, कहाँ पे उसमें रियलिटी है? हर कोई अगर सेम टॉपिक पे सेम चीज़ डाल रहा है अगर इंटरनेट पे, तो हाउ इज ऑथेंटिकेट, हाउ समवन कैन फॉलो टू देम? यही तो फर्क है। एआई आपको जानकारी दे सकता है, लेकिन आपकी असली कहानी, अनुभव और आपकी असली आवाज़ वो नहीं दे सकता। लोग उन क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं जो कुछ नया पर्सपेक्टिव, ईमानदारी और अपनी पहचान लाते हैं। इसलिए अपनी यूनिक स्टोरी और असली वैल्यू जोड़ो, यही ऑथेंटिसिटी लोगों को जोड़ेगी। ओके, अगर कोई नया चैनल स्टार्ट करना चाहिए तो उसको क्या होना चाहिए उसके पास? पैशन, फेम या मनी? सबसे पहले उसे पैशन होना चाहिए, क्योंकि वही आपको लगातार कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देगा। लेकिन साथ ही आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए कि इससे वैल्यू और आखिर में पैसे कैसे आएंगे। फेम एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन पहले पैशन और फिर वैल्यू देने पर ध्यान दो, फिर सफलता आती है। ओके, बट अगर पैशनेट पर्सन कई सारे वीडियो अगर अपलोड कर भी रहा है, अगर उसको रीच नहीं मिल पा रही है, तो डू यू थिंक कि वो फेम का यूज़ करके किसी और के अपने व्यूअर्स गेन कर सकता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कोलैब करते हो जो पहले से फेमस है, तो उनकी ऑडियंस आपको देख सकती है। लेकिन फेम का इस्तेमाल तभी टिकेगा जब आप अपने कंटेंट में सच में वैल्यू और क्वालिटी रखोगे। फेम एक दरवाज़ा खोल सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और ओरिजिनलिटी ही आपको आगे ले जाएगी। आपने हर एक सवाल में मुझे ऐसा आंसर दिया है, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, बट मैंने कई सारे वीडियो कंटेंट ऐसे देखे जो दूसरों का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके सेम कंटेंट वहाँ पे अपलोड करे और फिर भी उसके पास व्यूज़ ज़्यादा है। तो उस पर क्या हुआ? उसमें कहाँ क्वालिटी आई? जो क्वालिटी कंटेंट था उसके पास व्यूज़ नहीं है, लेकिन जिसने उसका कॉपी पेस्ट किया उसके पास ज़्यादा व्यू है। ऐसा कभी कभी हो सकता है, लेकिन वो लंबा नहीं टिकता। अगर किसी ने कॉपी पेस्ट किया और अभी कुछ व्यूज़ मिल गए, तो वो बस शॉर्ट टर्म है। एल्गोरिदम और ऑडियंस दोनों अंत में ओरिजिनलिटी को पहचानते हैं। इसलिए आपका फोकस हमेशा अपनी यूनिक आवाज़, लंबे समय तक भरोसेमंद ऑडियंस बनाने और क्वालिटी देने पर होना चाहिए, क्योंकि वही टिकाऊ सफलता देगा। आपको नहीं लगता कंटेंट क्रिएशन इज सैचुरेटेड हो चुका है? मुझे नहीं लगता कि कंटेंट क्रिएशन सैचुरेटेड हुआ है। हाँ, बहुत कंटेंट है, लेकिन हर यूनिक आवाज़ की अपनी जगह होती है। अगर आप कुछ नया, असली और दिल से करते हो, तो आपकी ऑडियंस बनेगी। इसलिए सैचुरेशन की चिंता मत करो, अपनी यूनिक वैल्यू पर ध्यान दो। ओके, आजकल पर्सनल ब्रांडिंग का हाइप बहुत ज़्यादा हो चुका है। हर एक बिजनेस पर्सन थिंक अबाउट टू बिल्ड देयर ओन पर्सनल ब्रांडिंग। तो क्या वो ज़रूरी है किसी बिजनेस के लिए? आज के दौर में पर्सनल ब्रांडिंग एक ताकतवर टूल है। ये ज़रूरी नहीं कि हर बिजनेस के लिए एकदम अनिवार्य हो, लेकिन इससे ग्राहक आप पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि वो चेहरा और कहानी देखते हैं। अगर आप ट्रस्ट, कनेक्शन और लॉयल ऑडियंस बनाना चाहते हैं, तो पर्सनल ब्रांडिंग एक मजबूत सहायक है। तो अभी मैं 40 साल का हो चुका हूँ, तो मुझे अगर पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए तो क्या ये सही वक्त है या नहीं? बिल्कुल सही वक्त है। उम्र कोई बाधा नहीं है। 40 की उम्र में आपके पास अनुभव,
समझ और एक परिपक्व दृष्टि है। लोग अलग अलग उम्र और अनुभवों से सीखना चाहते हैं। तो अगर आप अभी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करते हैं तो ये आपके अनुभव को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका है। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्रोथ और मोनेटाइजेशन किस तरह से सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर को बेनिफिट कर सकता है। तो मेरा क्वेश्चन था कि अगर ब्रांड क्रिएटर को किसी को चूज करना है तो वो कौन से मेथड से चूज करते हैं? ब्रांड्स अक्सर 3 चीज़ें देखते हैं। आपकी ऑडियंस कितनी रेलेवेंट है उनके लिए, आपकी ऑडियंस आप पर कितना भरोसा करती है और आप कितना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, बल्कि आपकी एंगेजमेंट, आपके कंटेंट की क्वालिटी और आपकी ब्रांड वैल्यू, इन सब का मिला जुला असर होता है। जब ब्रांड को लगता है कि आप उनके संदेश को सही ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं तो वो आपको चुनते हैं। क्या क्रिएटर कभी बिजनेसमैन बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर आप सही तरीके से ऑथेंटिक और ईमानदारी से प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आपकी ऑडियंस को भी फ़ायदा होगा और आपकी ट्रस्ट भी बनी रहेगी। बस ध्यान रहे कि आप वही चीज़ें प्रमोट करें जो आपकी ऑडियंस की ज़रूरतों से मेल खाती हो। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मैं फ्यूचर में बिजनेसमैन बन सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो धीरे धीरे आप अपना खुद का बिजनेस भी बना सकते हो। आपके कंटेंट से एक कम्युनिटी बनती है और वही कम्युनिटी आपकी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स या ब्रांड को सपोर्ट करती है। कंटेंट क्रिएशन अक्सर एक बड़ा एंटरप्रेन्योरियल सफ़र बन सकता है। तो हाँ, रास्ता खुला है। कोई ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिसका नाम आप बता सको जो कंटेंट क्रिएटर थे और अब बिजनेसमैन बन चुके हैं? बिल्कुल। एक उदाहरण के तौर पर आप रणवीर अल्लाबादिया बियर बाइसेप्स को देख सकते हैं। वो पहले यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर थे और आज उनकी खुद की मीडिया कंपनी और ब्रांड्स है। इसी तरह कई क्रिएटर्स ने कंटेंट से शुरू करके बिजनेस खड़े किए हैं। तो ये सफ़र कई लोगों के लिए सच में संभव है। ओके, अब आते कुछ फेलियर्स के बारे में पूछते। अगर कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है तो भी कई बार कई क्रिएटर फेल हो चुके हैं या बर्न आउट हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा कारण ये होता है कि कई क्रिएटर्स सिर्फ ट्रेंड या शॉर्ट टर्म फेम के पीछे भागते हैं। जब वो एक असली मिशन या वैल्यू देने पर ध्यान नहीं देते तो धीरे धीरे ऑडियंस का इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसके अलावा अगर क्रिएटर खुद को लगातार अपडेट नहीं करता या बर्नआउट हो जाता है तो कंटेंट की क्वालिटी गिरने लगती है। इसलिए एक लंबा विजन, लगातार सीखना और असली वैल्यू देना, यही सफलता का राज है। तो व्हाट यू थिंक, कोई भी नया क्रिएटर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है जब वो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करता है? सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि नए क्रिएटर्स जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करते हैं और कंसिस्टेंसी बनाए बिना बीच में छोड़ देते हैं। कई बार वे दूसरों को कॉपी करने लगते हैं बजाय अपनी यूनिक आवाज़ खोजने के। तो सबसे ज़रूरी है धैर्य और अपनी पहचान बनाए रखना। ओके, अब आते हैं एआई वर्सेस क्रिएटर्स। आजकल कई सारे टूल्स आ चुके हैं जिसमें आप अपने आप को क्लोन आवाज़ कर सकते हो, क्लोन फेस कर सकते हो एंड एआई से वीडियो जनरेट कर सकते हो। तो वो विल बी मोर पॉपुलर इन फ्यूचर, रियल पर्सन और एआई? भविष्य में भी असली इंसान ही ज़्यादा लोकप्रिय रहेंगे। एआई टूल्स मदद कर सकते हैं, लेकिन लोग असली कहानियों, अनुभवों और इंसानी जुड़ाव की तलाश करते हैं। एआई कंटेंट सपोर्ट कर सकता है, लेकिन असली पहचान, भावनाएं और भरोसा इंसानों से ही जुड़ा रहेगा। तो असली क्रिएटर्स का महत्व कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब एआई का फ्यूचर ब्राइट नहीं है? बिल्कुल। अगर आप असली, ईमानदार और यूनिक कंटेंट पर ध्यान देंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट ही है। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, इंसानी जुड़ाव, ऑथेंटिसिटी और अपनी कहानी की अहमियत हमेशा बनी रहेगी। तो हाँ, फ्यूचर ब्राइट है। What do you think in future if Instagram is banned? So what happen with the creators? Oh, that's a spicy one. If Instagram ever vanished, boom. Creators who just relied on it would scramble. But hey, those who built real community, real brand, they'll find new platforms. And those with strong stories will just write the next chapter. Okay,
बट क्या होगा अगर इंस्टाग्राम के जैसे हर एक प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड होना ही बंद हो जाए तो? अगर सच में ऐसा हो जाए तो हाँ, एक पल के लिए सबके हाथ पैर फूलेंगे, लेकिन यहीं असली क्रिएटर्स चमकेंगे। वो ऑडियंस को अपनी वेबसाइट, अपने ईमेल लिस्ट, अपने ब्रांड की तरफ ले आएंगे। प्लेटफॉर्म बदलते हैं, लेकिन असली कनेक्शन वो टिकता है। सो अडैप्ट, इवॉल्व एंड कीप क्रिएटिंग। ओके, अगर कोई कंटिन्यूअसली एआई से कंटेंट क्रिएशन करके अपनी चैनल रन कर रहा है तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इट? देखो, अगर सिर्फ एआई से कंटेंट बन रहा है तो शुरुआत में तो चल सकता है, लेकिन लंबे समय में ऑडियंस को इंसानी चाहिए, तो फ्यूचर में सिर्फ एआई पर टिकना मुश्किल होगा। वो लोग जो एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अपनी आवाज़, अपनी कहानी जोड़ेंगे, वही आगे टिकेंगे। ओके, एक फास्ट फायर करते हैं। विच इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और लिंक्डइन? देखो, बेस्ट ऐसा कोई एक नहीं, सब आपके टारगेट और स्टाइल पर निर्भर करता है। इंस्टाग्राम शॉर्ट फॉर्म स्नैपी है, यूट्यूब डीप डाइव का राजा है, एक्स ट्विटर आपकी आवाज़ को तेज़ बनाता है, और लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्क का चैंपियन है। तो असली सवाल ये है, आपकी कहानी किस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा चमकेगी? यही आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। One thing creators should stop immediately. क्रिएटर्स को तुरंत दूसरों से तुलना करना बंद करना चाहिए। आपकी यात्रा आपकी है, तो फोकस अपनी ग्रोथ और अपनी यूनिक जर्नी पर रखो। Okay, what thing that creator have to start immediately? उन्हें तुरंत अपने ऑडियंस से बातचीत शुरू करनी चाहिए। कमेंट्स, मैसेजेस, बातचीत, यहाँ असली कनेक्शन बनता है और वहीं से असली कम्युनिटी और ग्रोथ आती है। Okay, last question. अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसकी चैनल ग्रो नहीं हो रही है, उस पर व्यूज नहीं आ रहे, तो व्हाट इज योर बेस्ट एडवाइस टू आवर व्यूअर्स? सबसे पहले हार मत मानो। हर क्रिएटर की ग्रोथ स्पीड अलग होती है। मेरी बेस्ट एडवाइस, अपनी क्यों को समझो, अपनी आवाज़ पर भरोसा रखो और लगातार सीखते रहो। याद रखो, एक वीडियो, एक दिन, एक प्लेटफॉर्म। सफलता उसी धैर्य और जुनून से आएगी। थैंक यू। तो एक बात तो साफ है, उन्होंने जो पॉडकास्ट में बताया उसमें कई सारे फ्रेमवर्क, ऑडियंस अट्रैक्टिवनेस, प्लेटफॉर्म वाइज स्ट्रेटजी, कई बातें यूजफुल थी। और अनस्क्रिप्टेड का काम वही है कि जो 20% अनदेखा था वही हमने हर एक क्वेश्चन आंसर एआई से बात की। सो अब आप बताओ, आपने करोड़ कमाया या नहीं, या आप अभी भी ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो अपना कंटेंट वायरल करने के लिए? गिव मी द रियल कमेंट इन द फीडबैक। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ न्यू पॉडकास्ट रियलिटी चेक।